छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की तरफ से एक तोहफा मिला है। 2 नई रेल लाइन मंजूर कर दी गई। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में इसे मंजूरी मिल गई है। खरसिया नया रायपुर परमालकसा के बीच में मंजूरी मिली। बलौदाबाजार अभनपुर और पाटन रेल लाइन से कनेक्ट होगा। हावड़ा मुंबई मेन लाइन से अलग ये रेल लाइन होगी। तो 2 बड़ी सौगातें हैं। नई रेल लाइनें मिली हैं। 2 नई रेल लाइनों में केंद्रीय कैबिनेट ने जिसे पास किया, खरसिया नया रायपुर परमालकसा के बीच में मंजूरी दी गई है। वहीं बलौदाबाजार अभनपुर और पाटन रेल लाइन से कनेक्ट होगा और ये रेल लाइन हावड़ा मुंबई रूट से अलग होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर प्रदेश आ रहे हैं। कुछ खबरें और अपडेट्स इससे जुड़े हुए। तो बीते दिनों एक के बाद एक लगातार नक्सलियों पर होते हमलों के बाद, नक्सलियों के किलों को ध्वस्त करने के बाद एक बार फिर देश के गृह मंत्री प्रदेश में आएंगे, बस्तर पहुंचेंगे, जवानों से मुलाकात करेंगे। वे आज शाम को रायपुर पहुंच जाएंगे। शाह रात 9:30 बजे रायपुर पहुंचने वाले हैं और कल सुबह 11 बजे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। सबसे पहले मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे और फिर बस्तर पंडुम में समापन समारोह है कल, उसमें शिरकत करेंगे। इसके बाद वे बस्तर के जनप्रतिनिधियों के साथ लंच करने वाले हैं। नगरीय निकायों के अध्यक्ष, बस्तर संभाग के सभी जिलों के 10-10 सरपंच, जिला जनपद सदस्य और प्रतिनिधि, वे सभी इसमें शामिल होंगे। वहीं नक्सल ऑपरेशन में शामिल कमांडर्स के साथ उनकी मीटिंग है। शाम को 4:15 बजे जगदलपुर से फिर रायपुर आएंगे। यहां वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। अमित शाह की बैठक नक्सल की दिशा में, खात्मे की दिशा में काफ़ी अहम है। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान वो नक्सल खात्मे के टारगेट की समीक्षा कर सकते हैं। इसके पहले गृह मंत्री 24 अगस्त 2024 को रायपुर में एक बड़ी मीटिंग ले चुके हैं और मार्च 2026 तक की डेडलाइन तय है, जब पूरे देश से नक्सलियों के सशस्त्र कैडर का सफाया हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस काफ़ी तेज हैं। बड़ी संख्या में नक्सली ढेर किए जा रहे हैं। कईयों ने सरेंडर कर दिया है और सैकड़ों ऐसे हैं जो मारे गए। मान में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। फोर्स के कैंप दुर्गम नक्सल इलाकों में खुल रहे हैं। इसका एक सबूत कल ही हमने देखा, जहां कांकेर के एकदम रिमोट एरिया में प्रदेश के गृह मंत्री आज़ादी के बाद पहली बार पहुंचे थे। अब देश के गृह मंत्री आ रहे हैं और जगदलपुर जाएंगे, बस्तर पंडुम में शामिल होंगे। दंतेवाड़ा में पहुंचकर वे मां दंतेश्वरी के दर्शन करके फिर बस्तर पंडुम का हिस्सा बनने वाले हैं। पूरा कार्यक्रम तय टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बस्तर में शांति की बहाली के लिए, बस्तर के विकास के लिए जब से हमारी सरकार बनी है और डबल इंजन की सरकार हुई है, तेज गति से काम बस्तर में शांति और विकास के लिए हो रहा है। देश के गृह मंत्री जी का लगातार बस्तर आना हो रहा है। मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को समाप्त करने का उस दिशा में और मजबूत और ठोस कदम होगा। और एक और अपडेट, छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह जी आ रहे हैं और अमित शाह के दौरे पर पीसीसी चीफ ने तंज कसा है। उद्योगपतियों के लिए जमीन तलाशने शाह एक बार फिर बस्तर आ रहे हैं, उनका कहना है। बस्तर के खनिज संसाधनों को सौंपने की तैयारी है और ये हम होने नहीं देंगे, ये भी वो कहते हैं। बैज ने नक्सलियों की चिट्ठी को स्क्रिप्टेड बताया। ये अमित शाह के लिए तैयार की गई स्क्रिप्ट है, कहकर तंज कसा है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष ने उद्योगपति अमित शाह जी जब बस्तर आते हैं तो एक तरफ से नक्सलियों का स्क्रिप्ट चिट्ठी आता है। नक्सलवाद का खात्मा करना कम, उनके चहेते उद्योगपतियों के लिए जल, जंगल, जमीन, माइंस तलाश करने आ रहे हैं। बस्तर के खनिज संसाधनों को वो सौंपने के लिए आ रहे हैं। आदिवासियों के हित से समझौता कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी।
तो इस दौरे से जुड़ा अपडेट आपको लगातार मिलता रहेगा। इस विषय पर जब पीसीसी की चीफ की तरफ से बयान दिया गया है, देखते हैं क्या प्रतिक्रिया बीजेपी की आती है। पहले भी हालांकि पीसीसी चीफ ने इसी तरह की बातें की हैं और पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट ने भी शंका जाहिर की थी कि उनके बार बार शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की बस्तर दौरे के पीछे मंशा पर सवाल उठाए थे। इधर दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक हुई है, जिसमें रायगढ़ जिलाध्यक्ष अनिल शुक्ला ने गुटबाजी को लेकर नाराजगी प्रकट की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी के सामने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, कांग्रेस ने अलग अलग नेताओं की टीम बना रखी है। कार्यकर्ता अपने अपने नेता के स्वागत के लिए ही आतुर दिखते हैं, पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आते। जिलाध्यक्ष की शिकायत भूपेश बघेल और दीपक बैज ने बड़े गौर से सुनी। गुटबाजी को लेकर जिलाध्यक्ष के बयान को सियासी चश्मे से भी देखा गया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय कहते हैं कि हमारी पार्टी के भीतर लोकतंत्र है, बात सही है, संगठन मजबूत होगा तो सरकार बनेगी। वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेसी लगातार आपस में झगड़ते हैं, उलझते हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस जिलाध्यक्षों ने डूबती नाव की कहानी सबके सामने खोल कर रख दी। हर नेता की एक टीम है, वो एक राहुल की टीम, एक भूपेश की टीम, एक हमारे बैद जी की टीम, एक सचिन जी की टीम। लेकिन वो जब उनके नेता आते हैं तो वो दिख जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं आते। बड़े नेता उनसे पूछे, अगर आपको मेरी टीम में रहना है तो पहले आप कांग्रेस की टीम बनिए, वहां जाओगे तब मेरे पास आना। ये तो परिवार है, इस परिवार में हम सब एकजुटता के साथ, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मजबूती के साथ काम करते हैं। अध्यक्षों को इतना पावर दिया गया, इतनी बात की गई कि वो अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से वहाँ पर रखा है। मैं समझता हूँ कि यही लोकतंत्र है और यही लोकतांत्रिक पार्टी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी है। लगातार हम लोग यही देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता कैसे आपस में झगड़ा कर रहे हैं और यही खेल जनता देख रही है, जनता को मजा आ रहा है। और जिलाध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया था, जरूर जिलाध्यक्ष लोग कुछ मार्गदर्शन करके आए होंगे नेता प्रतिपक्ष जी को। कांग्रेस एक डूबती नाव है और जब डूबती नाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो सब लोग अपना अपना रास्ता छोड़ करके भागते हैं। कांग्रेस की राजनीति सत्ता लोलुपता की राजनीति है। राष्ट्र निर्माण, समाज के विकास, छत्तीसगढ़ के विकास या देश के विकास से उनको कोई लेना देना नहीं है। अपने अपने स्वार्थ के लिए वो लड़ते रहते हैं, इसीलिए कांग्रेस आज डूबती नाव में परिवर्तित हो। तो कल ही भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी एक लिस्ट जारी की थी जिसमें निगम मंडल में नियुक्तियां की, इसके बाद कुछ नाराजगी सामने आई थी और उस नाराजगी के बाद कांग्रेस पार्टी को मौका मिला था बीजेपी को घेरने का। कहा था पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं। आज जब कांग्रेस के जिलाध्यक्षों ने अपने ही संगठन के भीतर नेताओं और गुटों की बात उठाई तो बीजेपी कहती कि ये असलियत है। आज छत्तीसगढ़ की बात में इसी विषय पर जो संगठन के भीतर मनभेद, क्या मतभेद तक पहुंच गए हैं, इस तरीके की तमाम बातों पर जो उठ रही हैं बीजेपी कांग्रेस में, खुलकर डिबेट होगी रात 8 बजे, देखना मत भूलिएगा। फिलहाल आगे आते हैं। तो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने भी एक बयान देकर सनसनी फैला दी। वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनना चाहिए, ये कहते हैं डॉक्टर सलीम राज। गृह मंत्री शाह और पीएम मोदी को एक पत्र लिखूंगा। सनातन बोर्ड बनने से जमीनों की बंदर बांट नहीं होगी, मठों की जमीन पर बंदर बांट करने से लगाम कसेगी, भूमाफिया से वक्फ की जमीन खाली कराई जाएगी, ये उम्मीद भी उन्होंने जाहिर की। तो कल ही जिस तरह संसद ने पास किया है, दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है और अब बहुत जल्द ये राष्ट्रपति की मोहर के साथ में कानून की शक्ल ले लेगा। तो सलीम राज ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसी तरह सनातन बोर्ड बनना चाहिए ताकि मठ मंदिरों की जमीन ये भी कब्जा मुक्त हो और इसका लाभ समाज को। मुस्लिम समाज के लिए एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। वक्फ बोर्ड के गठन होने के कारण जो गरीब तबका का मुसलमान उसकी तरक्की होती है, उसी प्रकार एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड बनने से जो गरीब हिंदू भाई है उनके लिए फ़ायदे वाला रहेगा। एक सनातन बोर्ड बनने से पूरी जो मंदिर मठ की जगह है उसकी देख रेख होंगी और प्रॉपर व्यवस्था हो पाएंगी। उससे जो कब्जा हो रहा है वो कब्जा होना बंद हो जाएंगे। इसलिए सनातन बोर्ड बनना चाहिए। जो वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा किए थे उनके लिए कानून बनाया गया है।
और इधर रायपुर के बीरगांव निगम में बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया। ये बड़ी खबर आपको दे दें, बीजेपी पार्षदों ने मेयर पर पानी डालने की कोशिश की। बजट पढ़ने के दौरान उन पर पानी डालने का प्रयास किया गया। ये विरोध हो रहा था पानी की किल्लत को लेकर और बीजेपी पार्षद इसका विरोध कर रहे थे और विरोध करते करते उन पर पानी डालने की कोशिश की जब वे बजट भाषण पढ़ रहे थे। तस्वीरें आप देखें, हल्ला, नारे, हो हंगामा, ये सारी चीज़ें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दरअसल पानी की कमी का विरोध था। घटना का वीडियो अब सामने आ चुका है। भिलाई से खबर आपको दे दें, महिला वकील को डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर ठगा गया। ठगों ने वकील से 41 लाख रुपए ठग लिए। ये सब कुछ फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर महिला को डिजिटल अरेस्ट कर किया गया। दुर्ग पुलिस ने आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया है। आरोपी क्रिप्टो करेंसी के जरिए रकम दुबई में भेज दिया करते थे। मुख्य आरोपी के पास से 9.5 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी जब्त की गई। वहीं बैकुंठपुर में गांजे की तस्करी करते 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से 74 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसकी कीमत मार्केट में 11 लाख रुपए बताई गई। पुलिस की लाल नीली बत्ती लगी गाड़ी के द्वारा तस्करी की जा रही थी। वाहन से ओडिशा से संबलपुर लेकर गांजा जा रहे थे। पटना थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। इधर रायपुर में पुलिस की वर्दी में बहुरूपिया पकड़ा गया है। डायल 112 के स्टाफ ने इसे पकड़ा है। पुलिस की वर्दी पहनकर ये रुपयों की मांग कर रहा था। कंधे पर 2 स्टार और पिस्टल केस तक इसने टांग रखा था। देवेंद्र नगर थाना पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है कि कहां किन किन को इसने ठगा है। तो 2 स्टार अफसर बनकर डायल 112 के स्टाफ ने इस बहुरूपियों को पकड़ा, जिसके पास देखें आप पूरा गेटअप पुलिस की तरह इसने रखा है। खुद को पुलिस वाला बताकर धौंसतारी करता था और वसूली किया करता था। आज इसे पकड़ा गया। महासमुंद जिले के रामसागर पारा के लोग गांव को राजस्व ग्राम बनाने की मांग से लंबे समय से भटक रहे हैं। कई जगह इसकी गुहार लगाए हैं। राजस्व ग्राम न बनने से 168 परिवारों को शासन की किसी योजना का कोई लाभ नहीं मिलता। गांव के लोग इससे बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मुलाकात कर गांव को राजस्व ग्राम बनाने की मांग की। अधिकारियों ने कहा है कि हर संभव प्रयास किया जाएगा। 10 साल पहले भावा ग्राम के आश्रित ग्राम राम सागर पारा में इसे बसाया गया। उस वक्त के मुख्यमंत्री ने इसे राजस्व ग्राम बनाने की और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की वायदे किए थे, दावे किए, लेकिन आज तक ये राजस्व ग्राम बन नहीं पाया और लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। कई बार हम लोग गए, ऑफिस भी गए, कलेक्टर ऑफिस गए, वन गए हैं पूरा, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं है। बच्चे लोग का भी पानी पीने का बहुत समस्या है, बोर नहीं है। राजस्व के कारण तो बहुत कुछ दिक्कत है। सम्मान निधि भी नहीं मिल रहा है। जितना वो आमदनी जितना मिलना है उसमें का कोई चीज़ ऐसा नहीं मिल रहा है। प्रिंसिपल तो बोल रहे हैं बिना जाति निवास के नहीं होगा तो एडमिशन नहीं होगा। केंद्र सरकार की जो जल जीवन मिशन योजना है उसमें हमारे गांव तरफ से आवेदन गया है, मगर अभी तक पानी टंकी और पाइपलाइन विस्तारीकरण जो होना था वो अब तक हो नहीं पाया है। नहीं होने से बहुत सारा हमारे जो ग्रामवासियों को पेयजल का समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुख्य तौर पे उनका जो डिमांड जो है वो राजस्व ग्राम की है, तो उसके लिए हमने अपने एडीएम साहब और बोबले की टीम को बोला है कि उसका परीक्षण करें और यदि आवश्यकता पड़ी तो राज्य स्तर से ही हम इसमें कम्युनिकेट करेंगे। पूर्व में यदि ऐसा कुछ काम हुआ है तो किस स्तर पे रुका हुआ है तो उसको हम पता करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, कार्रवाई करेंगे। कोई टाइम पीरियड ऐसा नहीं है, पर जितना जल्दी हो सके उसका हम प्रयास करेंगे। और सुकमा से एक अहम खबर इस वक्त की आपको दे दें। नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन को बड़ा झटका लगा। नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन के चीफ रहे बारसे देवा के भाई ने आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सल कमांडर बारसे देवा के भाई बारसे सन्ना समेत
4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 2 नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एसपी किरण चौहान और सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने ये सरेंडर किया गया। और सुकमा से सहयोगी राजा राठौर जुड़ गए। राजा, डिटेल बताइएगा जरा, जिसने सरेंडर किया है और क्या ये एक अहम कामयाबी, कुछ कामयाबी हाथ लगेंगी आगे? आप समझिए कि नक्सलियों की सबसे मजबूत अगर कोई विंग है तो वो बटालियन नंबर 1 है, और उस बटालियन नंबर 1 का चीफ रहा है जो बारसे देवा, उसके भाई सन्ना ने आत्मसमर्पण कर दिया है पुलिस के सामने। निश्चित तौर पर ये नक्सलियों की जो सबसे मजबूत बटालियन थी उसको एक बड़ा झटका ये मान सकते हैं। और आने वाले समय में जो पुलिस का प्रयास है, सुकमा एसपी किरण चौहान ने इसी के माध्यम से अपील कर दी है कि बारसे देवा भी आए और समाज की मुख्य धारा में जुड़ते हुए आत्मसमर्पण करें। निश्चित तौर पर नक्सलियों की बटालियन को, उनके संगठन को एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं इससे लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका राजा इस अपडेट के लिए। तो नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन के लिए एक तगड़ा झटका है। जो चीफ था उसके भाई ने सरेंडर कर दिया है। पूछताछ होगी, कुछ अहम जानकारियां इसमें मिल सकती हैं। बारसे सन्ना समेत 4 और नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया है। 8-8 लाख रुपए का इन पर इनाम घोषित बताया गया। 2 नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम था। पीएलजीए बटालियन को एक बड़ा झटका है और कई जानकारियां इससे पुलिस के पास सामने आ सकती हैं। बलरामपुर मिड डे मील के खाने में मरी छिपकली मिलने के केस में प्रधान पाठक समेत 5 लोगों पर एक्शन हो गया है। स्व सहायता समूह को स्कूल से अलग कर दिया है। 3 रसोइयों को भी स्कूल से ड्यूटी से हटा दिया है। डीईओ, बीईओ और एसडीएम की संयुक्त कार्रवाई है। कल आपको ये घटना याद होगी जब खाना खाने के बाद एक साथ कई बच्चे बीमार पड़े और उनको अस्पताल ले जाना पड़ा था। और बच्चों के बीमार पड़ने के पीछे पता चला मिड डे मील में मरी छिपकली गिर गई थी। और आज इस केस में जो टीम पहुंची जांच की, उन्होंने संयुक्त तौर पर कार्रवाई की।